हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। एंड मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत और अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जनरल एनाटॉमी का नेक्स्ट यूनिट एंड दैट इज़ द मसल्स। तो देखते हैं कि मसल्स पर कौन से क्वेश्चंस नर्सिंग में पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में से पढ़ने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मसल का यूनिट। तो मसल का यूनिट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मसल का चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मसल ये जो नेम है तो इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो लैटिन वर्ड में मस कहते हैं और मस को हम माउस कहते हैं इंग्लिश में। सो नेम बिकॉज मेनी ऑफ देम रिसेंबल अ माउस विद देयर टेंडन्स रिप्रेजेंटिंग अ टेल। तो क्या रहता है, हमारे जो मसल्स का शेप रहता है और जो माउस का शेप रहता है तो दोनों का शेप कुछ रिसेंबल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस वजह से हमारे मसल, जो माउस का लैटिन वर्ड है मस, तो मस से बनता है मसल, आए समझ में। और माउस की जैसी टेल रहती है तो ऐसी टेल हमारे मसल्स की भी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो जो हमारा माउस रहता है तो माउस का शेप किस तरह से रहता है, माउस बीच में से ऐसा फूला हुआ रहता है और उसके बाद उसकी क्या रहती है, ये टेल रहती है और इधर उसका क्या रहता है, माउस का मुंह रहता है। अभी ये माउस तो नहीं लग रहा, पर आप ऐसा कंसिडर करो, सिर्फ माउस का मुंह तो ऐसा रहता है और उधर उसका आइज़। तो हमें फोकस किस पर करना है, इसकी टेल पर करना है और माउस के पेट पे करना है। तो माउस का पेट यानी कि मसल का क्या रहता है, बेली रहता है। अभी आगे जाकर हम देखेंगे कि मसल के कौन से पार्ट रहते हैं और जो टेंडन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, माउस का टेल कहते हैं। तो इस तरह से माउस का डायग्राम या फिर माउस का फिगर और हमारे जो मसल्स रहते हैं तो दोनों एक दूसरे से रिसेंबल है। इस तरह से माउस से मसल, ऐसा लैटिन वर्ड में नाम पड़ा था। आया समझ में कि मसल्स का नाम क्यों पड़ा है। तो उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन। मसल्स इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू विच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट्स, यानी कि क्या, बॉडी में लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा था स्केलेटन। स्केलेटन तो है, स्केलेटन क्या करता है, प्राइमरी सपोर्ट करता है, पर उसका लोकोमोशन या फिर स्केलेटन का मूवमेंट करवाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी उसको मिलती है थ्रू द मसल्स। यानी कि क्या, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अल्टीमेटली हमें हमारा जो मूवमेंट्स है तो मूवमेंट्स बॉडी में हो जाते हैं। मसल्स कैन बी रिगार्डेड एज अ मोटर्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जैसे एक मोटर का काम रहता है कि किसी मशीन में मूवमेंट करवाना, उस तरह से हमारी जो बॉडी, तो बॉडी में मूवमेंट करने का काम कौन करता है, हमारी मसल्स। इसलिए मसल्स को हम क्या कहते हैं, मोटर्स ऑफ द बॉडी, ऐसा भी कह सकते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मसल्स। तो फ्रेंड्स, इन जनरल देखें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। फर्स्ट आता है आपका स्केलेटल, देन उसके बाद आता है आपका स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेन मसल्स। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि कौन सा टाइप में कौन से एग्जाम्पल है और कौन सी मसल्स आती है। अभी स्केलेटल मसल का बोले तो स्केलेटल में हमारे जो नॉर्मल मसल्स आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गई, डेल्टॉइड मसल हो गई। तो ये मसल्स क्या करती है कि हमारा जो स्केलेटन है तो स्केलेटन में जो मूवमेंट करवाता है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। यानी कि हमारे बोन्स के बीच में क्या रहता है, जॉइंट, और जॉइंट का फंक्शन क्या रहता है, लोकोमोशन करवाना। तो इस लोकोमोशन करवाने में जो हेल्प करता है, इसी मसल को हम कहते हैं स्केलेटल मसल। यानी कि जो हमारे स्केलेटन से अटैच रहती है, बोन से अटैच रहती है, उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। उसके बाद आता है स्मूथ मसल। अभी स्मूथ मसल का एग्जाम्पल देखें तो जीआईटी देखेंगे। अभी जीआईटी यानी क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। उसके बाद क्या है, हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल बोले तो अपना हार्ट, हार्ट को हम कार्डियम कहते हैं। तो कार्डियक मसल यानी कि क्या, जो हमारे हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट रहती है, मौजूदा रहती है, उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। अभी तीनों मसल का फंक्शन अलग अलग है, तीनों का नर्व सप्लाई अलग अलग है और तीनों का कंट्रोल किसी मसल का अपने कंट्रोल में होता है, किसी का अपने ब्रेन की कंट्रोल होता है। उसे हम कहते हैं वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। अभी स्मूथ मसल का देखें तो स्मूथ मसल का पूरी तरह से इनवॉलेंटरी रहता है, कार्डियक मसल का भी इनवॉलेंटरी रहता है, अपने हाथ में नहीं रहता। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 मिनट के लिए अभी मेरे हार्ट रेट स्टॉप हो जाए। इन केस अगर कार्डियक मसल वॉलेंटरी होते तो हम ऐसा कर भी पाते। अभी जेआईटी में हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, खाना खाते हैं उसके बाद हमारा पेट हिलने डुलने लगता है, हमारे इंटेस्टाइन्स हिलते हैं, उसके बीच में हमारा खाने का चर्निंग होता है, डाइजेशन होता है। तो वो भी अपने हाथ में नहीं रहता, वो किसके हाथ में रहता है, तो अपने ब्रेन के हाथ में रहता है। तो उस वजह से हम इससे इस टाइप से के जो मसल है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो नॉन वॉलेंटरी या फिर इनवॉलेंटरी कहते हैं। और वॉलेंटरी यानी कि क्या, जिसका कंट्रोल सिर्फ अपने हाथ में है। तो फॉर एग्जांपल अभी हाथ उठाना है नहीं उठाना है, उंगली हिलानी नहीं हिलानी, ये किसके अंडर है, हमारे मन पे, हमारे मन के कंट्रोल पे ले। हमने चाहा हाथ उठा लिया, मुट्ठी बना ली, किसी को मुक्का मार दिया, इसको क्या कहते हैं हम,
वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, यानी कि क्या, स्केलेटल मसल। आ गया समझ में? तो स्केलेटल मसल ऐसी मसल है जो वॉलेंटरी, और जीआईटी की स्मूथ मसल और कार्डियक मसल बोथ आर द इनवॉलेंटरी मसल्स। देन उसके बाद देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स में कौन से सिनोनिम्स है, यानी कि स्केलेटल मसल को और कौन से नाम से। तो ये 4 जो नेम्स है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। फर्स्ट इज अ स्ट्राइपेड मसल, देन स्ट्राइटेड मसल, सोमैटिक मसल एंड वॉलेंटरी मसल। सो दिस आर द 4 सिनोनिम्स फॉर द स्केलेटल मसल्स। उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ मसल। अभी हमने जो 3 टाइप्स के मसल देखे थे, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे एक बॉक्स है, वो बॉक्स में भी दिया है, हम वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ मसल पे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, देन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, देन राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द स्केलेटल मसल। तो ऐसा कैसा भी आपके लिए 2 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मसल्स, उसके अंदर अपने को ये 3 हेडिंग्स लिखने पड़ेंगे और 2-2 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ऐसा आपके लिए 2 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क के लिए मसल के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है। इंडिविजुअल स्पेसिफिक मसल्स भी पूछी जाती है, पर वो हम रीजनल एनाटॉमी जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम देखने वाले कि अपर लिम्ब की मसल्स कौन सी है, लोअर लिम्ब की मसल्स कौन सी है, एब्डोमेन की कौन सी, थोरक्स की कौन सी। तो अभी वो हम स्किप करते हैं और सिर्फ मसल का जो जनरल एनाटॉमी, तो जनरल एनाटॉमी पे ध्यान देते हैं। तो पार्ट्स ऑफ मसल, यानी कि जब भी कोई मसल होती है तो मसल के कौन से पार्ट रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के कैसे पार्ट है, हमारे 2 पैर है, 2 हाथ है, हमारा सिर है। तो उस तरह से जब मसल रहती है तो मसल के भी खुद के कुछ पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें 2 एंड्स आते हैं। तो 2 एंड्स को हम क्या कहते हैं, एक रहता है आपका ओरिजिन रहता है और एक इंसर्शन रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी मसल रहती है। बीच का जो पार्ट है, बीच के पार्ट को हम बेली कहते हैं, या फिर वो फ्लेशी पार्ट रहता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन करने वाला पार्ट रहता है। देन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है मसल का और एक होता है एंड पॉइंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, यानी कि ये क्या है हमारा ओरिजिन। और जो एंड पॉइंट रहता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। यानी कि एक मसल एक जगह से जब स्टार्ट होता है तो उसे हम ओरिजिन कहते हैं, उसका ओरिजिन पॉइंट। और वो जहाँ पर मसल पूरा टर्मिनेट हो जाता है या फिर एंड हो जाता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। तो ओरिजिन क्या रहता है, ओरिजिन इज द एंड ऑफ मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ओरिजिन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा फिक्स रहने वाला है, इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता। देन उसके बाद आता है हमारा इंसर्शन। तो इंसर्शन क्या रहता है, इंसर्शन ऐसा पार्ट रहता है जो मूवमेंट के दौरान हिलता है या फिर मूव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन। आए समझ में? तो इंसर्शन इज द अदर एंड विच मूव्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में जो एंड मूव करता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन, और जो एंड फिक्स रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इन द लिम्ब मसल द ओरिजिन इज यूजुअली प्रॉक्सिमल टू द इंसर्शन। यानी कि क्या रहता है, जो इन द लिम्स मसल, यानी कि जो हमारे अपर लिम्ब की या फिर लोअर लिम्ब की जो मसल्स रहती है, तो उनमें जो ओरिजिन रहता है तो इंसर्शन से हमेशा ऊपर रहता है। यानी कि ऊपर के साइड पर ओरिजिन रहता है और नीचे के साइड में मसल का इंसर्शन रहता है इन केस ऑफ द लिम्स। आए समझ में? सो दिस आर द 2 एंड्स ऑफ द मसल्स। कौन सा, एक आता है ओरिजिन और एक आता है इंसर्शन, ओरिजिन एंड इंसर्शन। अभी जब मसल पे हमको 5 मार्क के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो उस टाइप में भी हमको मसल का डिफिनेशन लिखना पड़ता है, उसका लोकेशन लिखते हैं, उसके बाद उसका हम ओरिजिन लिखते हैं और इंसर्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डेल्टॉइड मसल होगा, तो डेल्टॉइड मसल के ओरिजिन 3 रहते हैं। कौन सा हमारा एक्रोमियन प्रोसेस रहता है, देन हमारा क्लेविकल रहता है और स्पाइनस प्रोसेस रहता है। और जब मसल का हम इंसर्शन देखें तो हमारी जो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी रहती है, तो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी में हमारा डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन रहता है। तो इस तरह से आपको आंसर में लिखना पड़ता है कि पर्टिकुलर मसल का ओरिजिन कौन सा है और पर्टिकुलर मसल का इंसर्शन कौन सा है। अभी स्टर्नोक्लेयोमास्टोइड होगा तो उसमें भी ऐसा ही होता है, सिर्फ इसका उल्टा रहता है, ओरिजिन नीचे रहता है, इंसर्शन ऊपर रहता है। मास्टोइड प्रोसेस में उसका इंसर्शन है और उसके जो ओरिजिन है वो हमारा मैनोब्रियम स्टर्ने और क्लाविकल रहते हैं। तो इस तरह से ओरिजिन रहता है और इंसर्शन रहता है। हम आगे जाकर रीजनल एनाटॉमी में इसका डीप स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल में भी आपको मैं दिखा दूंगा। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आता है मसल का। एंड्स तो हो गए, एंड्स के बाद आता है 2 पार्ट्स, यानी कि मसल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट एक रहता है फ्लेशी पार्ट जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट कहते हैं और बेली भी कह सकते हैं। अभी जैसा मैंने माउस का एग्जाम्पल दिया था, तो माउस का जो पेट रहता है वो कैसा रहता है, फ्लेशी रहता है। और मसल का भी बीच का पार्ट कैसा रहता है, फ्लेशी रहता है। तो फ्लेशी पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेली। ये जो बेली है, तो बेली यानी क्या, हमारे मसल का फ्लेशी पार्ट।
और एक फाइब्रस पार्ट रहता है। तो फाइब्रस पार्ट कौन सा रहता है, जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल रहते हैं। अभी ये जो पार्ट है बीच का, ये बीच का पार्ट क्या है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट। और जो हमारा साइड का पार्ट है, साइड के पार्ट को हम क्या कहते हैं कि नॉन इलास्टिक पार्ट कहते हैं। तो नॉन इलास्टिक जो पार्ट रहता है तो उसके भी टू टाइप्स रहते हैं, एक आता है टेंडन और एक आता है एपोनेुरोसिस। तो जब ये नॉन इंसर्शन का जो पार्ट रहता है या फिर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रस पार्ट रहता है, तो जब ये कॉर्ड लाइक रहता है या फिर सर्कुलर टाइप में रहता है तो उसे हम कहते हैं टेंडन। आ गया समझ में, टेंडन। और जब ये फ्लैट पोजीशन में रहता है तो उसे हम कहते हैं एपोनेुरोसिस। तो इस टाइप में आपका टेंडन आता है और एपोनेुरोसिस आता है। जब सर्कुलर शेप में रहेगा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट तो उसे हम कहते हैं टेंडन। अभी टेंडन क्या रहता है, मसल के और बोन के बीच का जो कनेक्शन रहता है तो उसे हम टेंडन कहते हैं। अगर इनकेस वो फ्लैट पोजिशन में है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोनेुरोसिस कहते हैं। तो एपोनेुरोसिस कौन सी मसल में है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाइसेप मसल अगर हो गई तो बाइसेप मसल के टू ओरिजिन रहते हैं, टू इंसर्शन रहते हैं। तो इंसर्शन में एक रहता है अपना रेडियल ट्यूब्रोसिटी रहता है और दूसरा अपना क्या रहता है, एक फ्लैट एपोनेुरोसिस रहता है, जो कि हमारे सुपरफिशियल और डीप फिशिया के साथ कंटिन्यू रहते हैं। तो बाइसेप मसल जब हम स्टडी करेंगे डीप में, या फिर ऑलरेडी हमने चैनल पे वीडियो डाला है बाइसेप मसल का, वो भी आप जाकर देख सकते हैं एक बार, अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन अभी से लेनी है, और एक मसल का आपका स्टडी भी हो जाएगा। तो इस तरह से टू पार्ट्स रहते हैं, आए समझ में। अगर आपको डायग्राम देखना है तो डायग्राम में इधर कुछ मसल्स है और उनका ग्रीन पार्ट में इधर अपने को देखने को मिल जाएगा कि टेंडेंस कैसी रहती है और एपोनेुरोसिस किस टाइप में रहता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्राइटेड मसल, उसके पहले हम जो डिफरेंस बिटवीन मैंने जो आप बताया तो आपको, तो वो हम इधर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा था कि 3 टाइप्स के मसल रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो स्ट्राइटेड मसल यानी कि क्या, जो हमारे स्केलेटल मसल रहते हैं तो स्केलेटल मसल को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड मसल। देन नॉन स्ट्राइटेड यानी कि क्या, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहती है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल और इसकी फिगर जो हमको 4.1, 4.2 और 4.3 पे इस पर इसकी जो फिगर है तो फिगर अपने को देखने को मिलेगी। तो स्ट्राइटेड मसल या फिर उसे हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, हमारे लिम्स में प्रेजेंट रहती है, बॉडी के वॉल्स में प्रेजेंट रहती है। अभी बॉडी वॉल बोले तो हमारा जो एब्डोमेन का वॉल है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, तो उसमें प्रेजेंट रहती है। हमारी टंग में स्केलेटल मसल रहती है। देन फेरिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ द इसोफेगस। तो इसोफेगस का जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है वहाँ पे भी आपकी कौन सी मसल प्रेजेंट रहने वाली है, तो आपकी स्केलेटल मसल प्रेजेंट रहती है। इधर एक एमसीक्यू भी बनता है कि बिगिनिंग पार्ट ऑफ द इसोफेगस में कौन सी मसल रहती है। तो बिगिनिंग पार्ट ऑफ द यूटेरस में अपनी स्केलेटल मसल, सॉरी यूटेरस ने इसोफेगस में अपनी स्केलेटल मसल रहती है। देन नॉन स्ट्राइटेड मसल यानी कि स्मूथ मसल देखे तो स्मूथ मसल अपनी इसोफेगस में रहती है। देन यूरोजेनिटल ट्रैक में रहती है, यूरिनरी ब्लैडर में रहती है। ब्लड वेसल्स अपनी जो रहती है तो वो भी हमारी स्मूथ मसल रहती है। देन हमारी आइस की आइरिस, देन हेयर्स जो रहते हैं तो हेयर्स की जो मसल्स रहती है, हेयर पिलाई, तो उसमें भी अपनी कौन सी मसल रहती है, तो स्मूथ मसल रहने वाली। और कार्डियक मसल कहाँ पे रहती है, कार्डियक यानी कि हार्ट। तो हार्ट जितना भी बना है पूरा उसका जो वॉल है हार्ट का, तो कार्डियक मसल से बना रहते हैं। तो उसका डायग्राम देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं पहली मसल स्केलेटल। तो फ्रेंड ये जो हमारा अपर लिम है, तो अपर लिम की इधर आपको बाइसेप और ट्राइसेप मसल दिखाई गई है, जो क्या है, हमारी स्केलेटल मसल है। देन उसका हिस्टोलॉजिकल जो डायग्राम है पिंक कलर का, HNE डायग्राम बोलते हैं इसको, तो ये भी इधर अपने को दिया गया है। अगर एग्जाम में आया तो आप डायग्राम निकाल सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल कैसी रहती है, स्पिंडल शेप की रहती है। इधर आप अगर आप जूम करोगे तो जूम करने के बाद अपने को दिखेगा कि यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि सिंगल न्यूक्लियस है ईच मसल फाइबर में। ये जो ग्रीन कलर का अपने को दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और स्पिंडल शेप मसल है, स्पिंडल शेप यानी कि क्या, साइड में छोटी है और बीच में अगर देखें तो थोड़ी फ्लैशी टाइप की बीच में रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप की मसल्स कहते हैं। तो इसी तरह से पूरा मसल का स्ट्रक्चर है स्मूथ मसल का अपने को इधर दिखने को मिल जाता है। उसके बोथ एंड्स कैसे छोटे छोटे और बीच में कैसा है, फुला हुआ पार्ट है। तो ऐसे बनती है अपनी एक ये जो मसल फाइबर्स है, इसे हम कहते हैं स्पिंडल टाइप मसल फाइबर्स, जो कि हमारे स्मूथ मसल में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद रहते हैं हमारे कार्डियक मसल, जो कि ब्रांच में रहते हैं। ब्रांच यानी क्या, हमारा पेड़ का कैसा ब्रांचेस रहती है, नीचे रहता है स्टेम और उसके बाद ऊपर उसकी ब्रांचेस रहती है। तो ब्रांचेस टाइप में हमारी कार्डियक मसल रहती है। फॉर एग्जांपल ये इसका स्टेम है और स्टेम के ऊपर आप इधर देख सकते हैं कि इसकी कितने ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है। तो जो ब्रांच टाइप में रहती है तो ब्रांच टाइप के मसल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। और किसी मसल की ब्रांचेस नहीं रहती, सिर्फ कार्डियक मसल में ही आपको ब्रांच टाइप मसल दिखने को मिल जाती है।
देन उसके बाद आगे क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। देन स्केलेटल मसल कैसी लगती है, लॉन्ग रहती है और सिलेंड्रिकल रहती है। देन स्पिंडल शेप में हमारी स्मूथ मसल रहती है एंड शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल हमारी कार्डियक मसल रहती है। देन फाइबरस अनब्रांच यानी कि जो मसल फाइबर्स है वो ब्रांच पोजीशन में नहीं रहती, किसमें, हमारे स्केलेटल में। देन हमारे स्मूथ मसल में भी अनब्रांच रहते हैं पर ब्रांचेस रहती है हमारे जो स्केलेटल मसल है, तो स्केलेटल मसल में मसल फाइबर की ब्रांचेस रहने वाली है। देन न्यूक्लियस अगर देखें तो स्केलेटल मसल में मल्टीपल न्यूक्लिएटेड रहते हैं, उसके मसल फाइबर में मल्टीपल न्यूक्लियस रहते हैं। देन सिंगल न्यूक्लियस रहता है स्मूथ मसल में और सिंगल न्यूक्लियस रहते हैं हमारी कार्डियक मसल में। देन उसके बाद बाउंडेड बाय द सार्कोलेमा, देन बाउंडेड बाय द प्लाज्मा लेमा, तो प्लाज्मा लेमा यानी कि क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन बाउंडेड बाय द प्लाज्मा लेमा, जो स्केलेटल मसल रहती है तो वो सार्कोलेमा से बाउंडेड रहती है, और जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल रहती है तो वो कैसे बाउंडेड रहती है, दैट इज बाउंडेड बाय द प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है। देन उसके बाद अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम देखें तो लाइट एंड डार्क बैंड्स है। अभी ये बैंड्स क्या रहते हैं ये हम फिजियोलॉजी में देख लेंगे जब हम सार्कोमेर का स्टडी करेंगे और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल का जब स्टडी करेंगे तो हम यूनिट वाइज फिजियोलॉजी में ये सारा देख लेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि लार्क एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल। देन ये जो एब्सेंट रहते हैं तो स्मूथ मसल में लाइट एंड डार्क बैंड से वो एब्सेंट रहते हैं, और फेंट रहते हैं हमारे कार्डियक मसल में, यानी कि रहते हैं पर थोड़े फेंट रहते हैं। तो इस तरह से अपना जो डिफरेंस बिटवीन है तो डिफरेंस बिटवीन बनता है। अगर आपको ये डिफरेंस बिटवीन चाहिए तो आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अभी आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और इसे एक बार स्टडी कर लेना। देन उसके बाद देखते हैं कि नर्व सप्लाई कैसे रहते हैं। तो स्केलेटल मसल का नर्व सप्लाई हमारी क्रैनियल न्यूरॉन से होता है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो अपने हाथ में नहीं रहता तो उसका तो वो किसको ब्लड सप्लाई करती है, स्मूथ मसल को, और ऑटोनॉमिक ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई अपने कार्डियक मसल को भी सप्लाई करती है। देन देखते हैं ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई इज एबंडेंट यानी कि बहुत सारा ब्लड सप्लाई रहता है हमारे स्केलेटल मसल को, क्योंकि उसको हर वक्त क्या मूवमेंट करने की ज़रूरत रहती है, एनर्जी रहती है, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहता है। देन अगर स्मूथ मसल का देखें तो थोड़ा कम रहता है, और कार्डियक का देखिए तो उसको भी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहता है। बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से एक स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन रहता है, दैट इज़ द कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट का अपने खुद के लिए जो सर्कुलेशन बनता है, या फिर हार्ट कोरोनरी आर्टरी से खुद के मसल्स को जो ब्लड पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का रेट कैसा है। तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स है वो बहुत ज़्यादा तरीके से या फिर बहुत हाई कॉन्ट्रैक्शन करती है। हम अगर फॉर एग्जांपल देखें तो हमारा हाथ ऊपर नीचे हम स्पीड में कर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे मसल का कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। चल सकते हैं तो स्लोली कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो बहुत फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे जो स्केलेटल मसल है तो उनमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्लो कॉन्ट्रैक्शन रहता है हमारे पेट के मसल्स में, या फिर हमारे जो एब्डोमेन के नहीं, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो मसल्स है तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता, स्लोली कॉन्ट्रैक्शन रहता है। अगर इन केस किसी दिन ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगे तो हमारे पेट में गुड़गुड़ हो जाता है, और हमारा जो पेट है तो पेट क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। तो उस टाइम पर कुछ दवाई लेनी पड़ती है, दैट इज़ द हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और बस्कोपैन इंजेक्शन आता है या फिर टैबलेट आती है, तो वो क्या करती है, हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है। तो इस टाइम पे हम ऐसे दवा भी ले सकते हैं। तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं नॉर्मली हमारे स्मूथ मसल में, और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं हमारे कार्डियक मसल में, क्योंकि हमारे कार्डियक को या फिर हमारे हार्ट को ऑलवेज वर्क करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमेशा चालू रहता है। 1 मिनट में अबाउट 70 to 80 टाइम हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है। तो सोच लो आप कि कितना बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे हार्ट में होता है अल्टीमेटली हमारे कार्डियक मसल्स में होता है। देन उसके बाद आता है कि फटीग, यानी कि मसल कब अपने आप से खुद से थक जाती है, तो दे सून गेट फटीग, यानी कि क्या, जो हमारी स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल मसल बहुत जल्दी से थक जाती है। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर हमको अगर चलना है या फिर 5 किलोमीटर हमको दौड़ना है, तो दौड़ने के बाद हमको क्या आता है, फटीग आ जाता है। तो फटीग यानी कि क्या, थका ना जाना। तो स्केलेटल मसल है बहुत जल्दी से थक जाती है, फटीग हो जाती है। देन उसके बाद अगर देखें तो स्मूथ मसल जल्दी से फटीग नहीं होती, उसको फटीग ही नहीं है, या फिर हमारा जो
कार्डियक मसल है, तो कार्डियक मसल को भी कभी फटीग नहीं आ जाता, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑलवेज चल रहा है, तो अभी हम जिंदा है। हमारा जो कार्डियक मसल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, अल्टीमेटली हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, और ब्लड हमारे बॉडी को रहता है और हम जिंदा रहते हैं। देन उसके बाद देखते हैं उसका प्रॉपर्टी कि हमारे कंट्रोल में है या हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, सोमेटिक है या ऑटोमेटिक है या फिर। तो वॉलेंटरी है हमारी स्केलेटल मसल, उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाना, रिलैक्सेशन करवाना, मूवमेंट करवाना अपने अपने अंदर है, तो उसे हम कहते हैं वॉलेंटरी। देन उसके बाद स्केलेटल मसल सॉरी स्मूथ मसल का देखें तो स्मूथ मसल कैसे इनवॉलेंटरी यानी कि अपने अंडर नहीं है, और अपना जो कार्डियक मसल है तो कार्डियक मसल भी इनवॉलेंटरी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो स्केलेटल मसल रहती है, देन स्मूथ मसल रहती है और कार्डियक मसल रहती है, तो इसके बीच का डिफरेंस बिटवीन है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसा डिफरेंस बिटवीन है इन तीनों के बीच का। तो अगर आपको मसल्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो कौन से टाइप में क्वेश्चंस आएगा। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पर्टिकुलर मसल के पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सप्लेन द स्केलेटल मसल एंड इट्स प्रॉपर्टीज या फिर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को एक्सप्लेन करो, तो स्केलेटल मसल क्या रहती है वो लिखने का। उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल लिखने के स्केलेटल मसल्स के, डेल्टोइड लिखने की, बाइसेप लिखने का, ट्राइसेप्स लिखने का हो गया। देन उसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, तो इन 12 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और उसके बाद ये डायग्राम निकालना है। तो इस तरह से 5 मार्क के लिए आपको आंसर लिखना है इनकेस स्पेसिफिक टाइप का मसल अगर आपने को एक्सप्लेन करने को आए तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्राइटेड मसल यानी कि जो हमारी स्केलेटल मसल रहती है, तो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को क्या कहते हैं, ईच मसल इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूमरस मसल फाइबर्स, यानी कि जो एक मसल से तो उस मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स रहते हैं और ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो एक मसल फाइबर रहता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है, यानी कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लिएटेड रहते हैं। देन क्रॉस स्ट्रेट सिलेंड्रिकल सेल रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स रहते हैं, उसे हम मायोसाइट्स कहते हैं। जो मसल के अंदर सेल्स रहते हैं उसे हम मायोसाइट्स कहते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि जो मसल के सेल है उनको हम क्या कहते हैं, तो मायोसाइट्स कहते हैं। देन उसके बाद स्केलेटल मसल के जो मायोफाइब्रिल्स है या फिर जो मसल फाइबर्स है वो कैसे रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। देन इट इज़ मेड अप ऑफ द सार्कोलेमा यानी कि सेल मेम्ब्रेन एंड इंक्लूजिंग द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो मायोसाइट्स रहती है तो मायोसाइट्स का साइज़ कितना रहता है, 1 to 300 लॉन्ग रहते हैं। और उसमें क्या 2 टाइप्स के ऑर्गन रहते हैं, फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन रहता है एंड सेकंड वन साइटोप्लाज्म रहता है। तो मायोसाइट्स के जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं और मायोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। आया समझ में। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म इधर मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स क्या रहता है, नंबर ऑफ इवनली डिस्टिंग्विश लॉन्जिट्यूडनल थ्रेड्स आर कॉल्ड द मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, मायो यानी कि मसल्स एंड फाइब्रिल्स यानी कि छोटे छोटे फाइबर्स, यानी कि जो हमारे इसे एक मसल रहती है तो मसल का जो बीच का पार्ट रहता है तो बीच का पार्ट को हम बेली कहते हैं, और बेली में क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे मायोफाइब्रिल्स रहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे लाइन्स हमको मसल में दिखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स। अभी इन मायोफाइब्रिल का मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये मायोफाइब्रिल्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, कुछ फंक्शनल चेंजेस आते हैं, इस वजह से हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो उसमें कुछ बैंड्स रहते हैं, लाइट बैंड्स रहते हैं, देन डार्क बैंड्स रहते हैं, उन सभी का अगर हमको डीप स्टडी करना है तो उसे हम सार्कोमेर कहते हैं। तो सार्कोमेर क्या रहता है इसका एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और बी डी चौरसिया की ये जो बुक है तो इसमें सार्कोमेर का पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है। तो यश बैंड क्या रहता है, आई बैंड क्या रहता है, और इसका पूरा फिजियोलॉजी कैसे चलता है, तो फिजियोलॉजी की जो सिम्बोलिंगम बुक है उसमें ऑलरेडी इसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम सार्कोमेर पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे फिजियोलॉजी के अंदर, इस उसमें हम सार्कोमेर का स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है तो उसका जो फिजियोलॉजी उस पर भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें हम देख लेंगे कि सार्कोमेर कैसे वर्क करता है, ये बैंड्स कैसे रहते हैं, कौन सा बैंड स्टेबल रहता है, देन कौन सी जो लाइन्स है वो लाइन्स अपने आप हिलती है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आ गया फ्रेंड्स समझ में। देन उसके बाद देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू क्या कहते हैं, फर्स्ट क्या रहते हैं, तो हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। देन उसके बाद हम देखते हैं कि सपोर्टिंग टिश्यू कौन से हैं, कि मसल को सपोर्ट करने वाले टिश्यू कौन से।
इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मसल्स। उसमें कौन सा आता है, एंडोमाइजियम सराउंड द ईच मसल फाइबर सेपरेटली। इधर एक डायग्राम है, यानी कि क्या, ये जो स्पेशल मसल फाइबर्स है, ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे ईच मसल फाइबर से। ये इधर की जो दिख रही है अपने को, ये क्या है, तो ये अपनी पूरी मसल है। आया समझ में। तो मसल के बाद इसमें क्या है, एक मसल का एक स्पेशल फाइबर है, और मसल फाइबर के जो छोटे छोटे फाइबर है उसे हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स। तो जो मायोफाइब्रिल्स को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। आए समझ में। तो एंडोमाइसियम के बाद क्या आता है, नेक्स्ट वन इज द पेरीमाइसियम। वो क्या करता है कि बंडल्स या फिर फैसिकुलाई, और उन्हें हम कहते हैं मायोनेम्स। तो मायोनेम्स यानी कि क्या, जो एक मसल फाइबर रहते हैं, तो मसल फाइबर का जो, अभी देखो ये एक सिंपल मसल फाइबर है, तो जो मसल फाइबर को कवर करता है उसे हम कहते हैं इंडोमाइसियम। तो बहुत सारी मसल फाइबर किसके अंदर आती है, इसे हम कहते हैं, इधर ऊपर इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है, तो क्या कहते हैं उसको, सराउंड द बंडल और फैसिकुलाई, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, फैसिकुलाई कहेंगे। बहुत सारे जो मसल फाइबर्स है, तो मसल फाइबर्स को इकट्ठा करने वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फैसिकुलाई। और फैसिकुलाई किससे कवर रहता है, हमारी पेरीमाइसियम से कवर रहता है। और बहुत सारे फैसिकुलाई जब एक साथ आते हैं तो उससे हमारा बनता है पूरा मसल, और पूरा मसल हमारा कवर रहता है इपीमाइसियम से। तो ईपी यानी कि क्या, अप, यानी कि जो ऊपर का कवरिंग रहता है उसे हम कहते हैं अप, यानी कि इपीमाइसियम। देन आता है आपका पेरीमाइसियम। पेरी यानी कि क्या, साइड्स, यानी कि बहुत सारे जो हमारे मसल फाइबर्स के, तो मसल फाइबर्स को जो एक साइड से कवरिंग रहती है उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और एंडो यानी कि क्या, इन, यानी कि जो पूरे अंदर का है उसे हम कहते हैं मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स के कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। तो इस तरह से आपके तीन सपोर्टिंग सेल से, वो एक आता है एंडोमाइसियम, देन आता है पेरीमाइसियम एंड इपीमाइसियम। देन आते हैं आपके मसल फाइबर्स के टाइप्स। तो मसल फाइबर्स के टाइप्स अगर देखें तो तीन टाइप के फाइबर्स रहते हैं, स्लो फाइबर्स, देन टाइप 2 में फास्ट फाइबर्स एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो उनके नाम में ही लिखा है कि जब टोनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाना हो तो हमारे स्लो फाइबर्स हेल्प करते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, फास्ट फाइबर्स। जब लार्ज स्केल मूवमेंट करवानी हो, फॉर एग्जांपल हमको दौड़ना हो, तो दौड़ने में कौन से मसल हेल्प करेंगे, अपने फास्ट फाइबर्स हेल्प करेंगे। और इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट क्या है, जब दोनों मूवमेंट एक साथ हो जाती है, रिप्रेजेंट अ वेरिएंट सेकंड टाइप फाइबर्स विच आर रिलेटिवली रेजिस्टेंस टू फटीग। यानी कि इंटरमीडिएट फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं तो जिनमें किसी तरह का थकान नहीं आ जाता, फटीग नहीं आ जाता। देखा है, रेजिस्टेंट टू फटीग, यानी कि फटीग को रेजिस्टेंट करते हैं, ऐसे मसल्स को क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट फाइबर्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो तीन टाइप्स के मसल फाइबर्स है वो रहते हैं। स्लो टाइप रहते हैं जो छोटे छोटे मूवमेंट्स में हेल्प करता है। देन उसके बाद क्या है, फास्ट टाइप जो हमारे लार्ज स्केल बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है। और इंटरमीडिएट क्या करता है, इंटरमीडिएट ऐसे मसल्स है जो कभी थकते नहीं, या फिर ऐसे मसल फाइबर्स है जो हमारे फटीग को रेजिस्ट करते हैं। देन उसके बाद आता है आपका फैसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ द मसल्स, यानी कि अपनी जो मसल्स है, तो मसल का आर्किटेक्चर कैसा रहता है, उसका शेप्स कौन सा रहता है। तो पैरेलल फैसिकुला, अभी फैसिकुला क्या रहता है हमने ऑलरेडी देखा है। तो फैसिकुला क्या रहता है, फैसिकुला इज द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स जब हमारी क्वाड्रिलेटरल लेती है तो उसे हम, उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा थायरोहायोड मसल से। देन उसके बाद स्ट्रेप लाइक रहती है तो उसका एग्जाम्पल है स्टर्नोहायोड और सार्कुलस मसल। देन स्ट्रेप लाइक विथ टेंडनस इंसर्शन में अपना रेक्टस एब्डोमिनस मसल का एग्जांपल है। देन फ्यूजिफॉर्म रहता है तो बाइसेप ब्राकी और डायगैस्ट्रिक मसल्स रहती है। तो इधर एक एग्जांपल है, एग्जांपल के जो डायग्राम्स है, तो डायग्राम्स इधर दिखने को अपने को मिल जाएंगे। तो बाईपेनेट यानी क्या, जिसके दो ओरिजिन्स या फिर दो इंसर्शन, सॉरी एक इंसर्शन रहते हैं और दो ओरिजिन रहते हैं, उसे हम बाईपेनेट मसल कहते हैं। देन सर्कमपेनेट में क्या रहता है कि पूरे एरिया पे या फिर बोथ साइड्स में उसका इंसर्शन रहता है, और एक जगह पे इंसर्शन रहता है और बहुत सारे जब ओरिजिन रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सरकमपेनेट मसल कहते हैं। देन बाईपेनेट मसल आती है। देन ये जो बड़ी मसल है, तो ये मसल कौन सी है, अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। देन उसके बाद अपने आती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। अभी क्वाड्रिसेप्स बोले तो फोर हेड्स, 1 2 3 4, ऐसे फोर हेड्स है और पूरे हमारे नी में इंसर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद बाइसेप रखा है, बाइसेप्स यानी कि बाई यानी कि टू, तो फर्स्ट एंड सेकंड इधर हम बाइसेप ब्राकी मसल में देख सकते हैं। तो ये जो अपनी बाइसेप ब्राकी मसल है, तो इसका फर्स्ट हेड एंड सेकंड है, ये स्मॉल रहता है, एक लार्ज रहता है।
तो बाइसेप्स यानी कि क्या, ऐसी मसल जिनके 2 हेड्स है। देन उसके बाद मसल का डायग्रास्टिक अगर मसल देखें तो इधर अपने को फ्लैशी लाइक जो इसका बेली है तो दिखने को मिल जाता है। देन उसके बाद एक कौन सी है, ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई, जिसमें सर्कुलर शेप की मसल्स रहती है, उसे हम कहते हैं ऑर्बुलस एक्युलाई मसल। तो ऐसा हमारा मसल का नॉमेनक्लेचर रहता है। देन उसके बाद हम देखते हैं नीचे, तो नीचे अगर देखें तो और भी नॉमेनक्लेचर है उसमें जो हमारे स्पायरल टाइप की मसल्स है, तो स्पायरल टाइप की मसल्स अपने को दिखने को मिल जाती है। तो इसके नॉमेनक्लेचर पे किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं आता, तो उसे हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा उसको स्किप करते हैं। देन नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है अपना नर्व सप्लाई ऑफ द मसल्स। तो नर्व सप्लाई में हम सबसे पहले देखेंगे कि स्केलेटल मसल का नर्व सप्लाई किस तरह से रहता है। तो स्केलेटल मसल का नर्व सप्लाई जो, तो मोटर नर्व जो रहती है, तो मोटर नर्व स्पेशली सप्लाई करती है। इनफैक्ट इट इज़ अ मिक्स नर्व। अगर रियल में देखें तो वो कौन सी है, हमारी मिक्स नर्व से, एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो हमारे जो स्केलेटल मसल है, तो स्केलेटल मसल के 3 टाइप्स के नर्व सप्लाई रहते हैं। फर्स्ट रहता है मोटर फाइबर्स एंड सेंसरी फाइबर्स। अभी मोटर और सेंसरी में डिफरेंस का है, ये मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो मोटर यानी कि क्या, ऐसे सेंस है जो हमारे ब्रेन से हमारे हाथ तक आ जाते हैं या फिर मसल तक आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं मोटर। फॉर एग्जांपल, हमको अगर एक किसी तरह का बर्न हो जाता है या फिर किसी तरह की इंजरी हो जाती है, अचानक से इंजरी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, हाथ उस इंजरी सोर्स से पीछे लेते हैं। तो उसमें क्या जाता है, अपना जो सेंस है, तो बॉडी सेंस कर लेती है कि कहीं पर हमको दर्द हो रहा है, तो हाथ नीचे खींचने का या फिर पीछे खींचने का, उसे हम कहते हैं सेंसरी। आए समझ में? यानी कि क्या, हमारे पेरिफेरल सिस्टम से सीएनएस को सप्लाई जाता है, उसे हम कहते हैं सेंसरी। और मोटर यानी कि क्या, जो हमारे सीएनएस से हमारी मसल तक आता है और कहता है कि बाबा हाथ पीछे ले, वहाँ पर कुछ खतरा है, तो उसे हम कहते हैं मोटर सप्लाई। आए समझ में? तो अगर स्केलेटल मसल का देखें तो स्केलेटल मसल में 60% जो रहता है वो अपना मोटर सप्लाई रहता है, और 40% जो रहता है वो अपना सेंसरी सप्लाई रहता है। देन उसके बाद देखते हैं मसल सप्लाई या फिर नर्व सप्लाई, हम देखते हैं अपनी स्मूथ मसल का। तो स्मूथ मसल का 2 टाइप रहता है, एक आता है सिंगल यूनिट टाइप और दूसरा आता है मल्टी यूनिट टाइप। तो सिंगल यूनिट यानी कि क्या, एक जगह से चालू होता है और आगे जाकर स्प्रेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल यूनिट नर्व सप्लाई ऑफ द मसल। उसमें एग्जाम्पल है अपने इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, एक जगह पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्शन आगे दौड़ जाता है या फिर आगे चलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। देन उसके बाद रहता है अपना मल्टी यूनिट टाइप। तो मल्टी यूनिट टाइप का एग्जांपल क्या है, डक्टस डिफरेंस, यानी कि हमारा जो वासा डिफरेंस है, एक ही बार पूरा वासा डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारा जो सीमेन है वो आगे पास होता है। तो ऐसी जो नर्व सप्लाई रहती है उसे हम कहते हैं मल्टी टाइप या फिर मल्टी यूनिट टाइप नर्व सप्लाई। तो स्केलेटल मसल का भी इंपॉर्टेंट है और स्मूथ मसल का भी इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल में कौन सा रहता है, मिक्स टाइप रहता है, 60% मोटर रहता है, 40% सेंसरी रहता है। और जो अपना स्मूथ मसल रहता है, तो स्मूथ मसल में कैसा रहता है, सिंगल यूनिट टाइप रहता है, उसमें एग्जांपल है अपने इंटेस्टाइन। और मल्टी यूनिट टाइप में अपने डक्टस डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंस है एग्जाम्पल एज आप ले सकते हो। देन उसके बाद है अपनी कार्डियक मसल्स। अभी स्मूथ मसल का हो गया, स्केलेटल मसल का हो गया, देन आते हैं अपनी कार्डियक मसल पे। तो कार्डियक मसल का जो नर्व सप्लाई है वो 2 टाइप पे रहता है, एक आता है सिंपैथेटिक एंड दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट बोथ हार्ट एंड ब्लड प्रेशर एंड डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज। यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम रहता है वो क्या करता है, अपने हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करता है। कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज रहती है जो हार्ट के मसल को सप्लाई करती है। इनकेस वो डायरेक्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली हार्ट के मसल को ज़्यादा सप्लाई होगा, ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से हार्ट ज़्यादा अच्छे से पंप करेगा। द सेंसरी फाइबर्स कन्वे पेनफुल इम्पल्स फ्रॉम द हार्ट। देन पैरासिम्पैथेटिक क्या रहता है, तो पैरासिम्पैथेटिक हमारे हार्ट की जो रेट है, तो हार्ट रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करता है पैरासिम्पैथेटिक। देयर सेंसरी फाइबर्स आर इन्वॉल्व विद द विसरल रिफ्लेक्सेस। तो 2 टाइप्स का ब्लड सप्लाई या फिर सेंसरी सप्लाई अपने हार्ट के मसल को रहता है। जो सिंपैथेटिक रहता है वो हार्ट का स्टिमुलेशन करवाता है, हार्ट का वर्क बढ़ाता है। तो जब हाइपरटेंशन होगा तो हाइपरटेंशन में अब किसको स्टिमुलेट करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक को, क्योंकि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा है, हमको हार्ट का वर्क कम करने का है, ब्लड प्रेशर कम करने का है। और जब हार्ट रेट कम करवाना है, ब्लड प्रेशर कम करवाना है, तो आपके लिए क्या चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए। इन केस पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, अल्टीमेटली आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है, तो कोरोनरी आर्टरीज डायरेक्ट होगी
हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, हार्ट का हार्ट रेट बढ़ेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो इस तरह से नर्व सप्लाई रहता है मसल्स का। उसमें क्या क्या देखा हमने, स्केलेटल मसल का देखा। स्केलेटल मसल में 2 टाइप का नर्व सप्लाई रहता है, मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई। मोटर सप्लाई 60%, सेंसरी सप्लाई 40%। उसके बाद देखा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में भी 2 टाइप का, मल्टी यूनिट टाइप और सिंगल यूनिट टाइप। सिंगल यूनिट टाइप का एग्जांपल देखें तो हमारा इंटेस्टाइन, मल्टी यूनिट टाइप का एग्जांपल देखें तो हमारा वासा डिफरेंशिया, देन या फिर डक्टस डिफरेंस। उसके बाद आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का भी 2 टाइप में नर्व सप्लाई। फर्स्ट कैसा है, फर्स्ट आता है अपना सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या कर होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। और सेकंड आता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करवाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए और अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक था मसल्स, तो मसल्स का हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज़ द क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या रहता है, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा मसल्स, तो मसल्स के ऊपर कौन से डिसीज़ है, देन मसल्स का प्रैक्टिकल वे में कैसा यूज़ होता है, तो उस सारी कंडीशन को हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर एप्लाइड एनाटॉमी। यानी कि स्टडी तो करना है पर स्टडी का हमारे नर्सिंग लाइफ में, मेडिकल लाइफ में क्या यूज़ होने वाला है, उस यूज़ को हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो मसल के ऊपर पहला डिसीज़ है दैट इज़ द पैरालिसिस। तो पैरालिसिस में क्या रहता है, लॉस ऑफ द मोटर, यानी कि जो मसल की जो पावर रहती है, मूवमेंट करने का जो एबिलिटी रहता है वो पूरा लॉस हो जाता है, उसे हम कहते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस के बाद आता है अपना मस्कुलर स्पाज्म। तो हाइपोकैल्शियमिया की वजह से अपना मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, या फिर हाइपोकैल्शियमिक शॉक जब आता है तो मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है अपना डिसयूज, एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी। तो एट्रोफी यानी कि क्या, साइज कम हो जाना, और हाइपरट्रॉफी यानी कि क्या, साइज बढ़ जाना। फॉर एग्जांपल जो पर्सन जिम करते हैं तो उनमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। यानी कि क्या, कंटिन्यूसली स्ट्रेस आने की वजह से मसल ने अपने 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 अंदर क्या किया है, एक एडॉप्शन कर लिया है और उसका साइज बढ़ा लिया है। अल्टीमेटली जो मसल्स बढ़ जाता है उससे हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। और एट्रोफी यानी कि क्या, साइज कम हो जाना और साइज बढ़ जाना। साइज कम हो जाने को एट्रोफी कहेंगे और साइज बढ़ जाने को हम हाइपरट्रॉफी कहेंगे। एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी को अगर आपको डीप में स्टडी करना है तो पैथोलॉजी में हम ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुके हैं। फिर उसके बाद है रीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। यानी कि एक बार आपकी स्केलेटल मसल ब्रेक हो गई, टूट गई, तो उसके बाद उसको फिर से रीजनरेटिव कैपेसिटी रहती है। जो भी ट्रॉमा के पेशेंट्स रहते हैं या फिर फैसियोटॉमी के पेशेंट रहते हैं उनमें मसल फिर से फॉर्म हो जाती है। ज़्यादा दिन लगते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में रीजनरेशन ऑफ द मसल भी हो जाता है। देन उसके बाद है हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया भी हाइपरट्रॉफी के जैसा ही है, पर सिर्फ इसमें सेल्स के जो मायोफाइब्रिल्स है तो मायोफाइब्रिल्स का नंबर बढ़ जाता है, मायोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है। देन मिस्थेनिया ग्रेविस। अभी मिस्थेनिया ग्रेविस से हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आगे जाकर देखेंगे, फिर भी आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसीज है। अभी ऑटोइम्यून क्या रहता है और कैसा होता है, इसके बारे में भी शॉर्ट में बताता हूँ। ऑटो इम्यून यानी कि क्या, अपनी ही इम्यूनिटी अपने आप अपने ऊपर ही हावी हो जाती है, उससे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। यानी कि जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ एंटीबॉडीज़ बनती है और एंटीजेंस के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इतनी एंटीबॉडीज़ बनती है कि अपनी बॉडी को समझ में नहीं आता कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो वही एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, एक्सेसिव होने की वजह से अपने जो मसल्स फाइबर्स रहते, तो मसल्स फाइबर्स पे जो रिसेप्टर्स रहते हैं तो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो अल्टीमेटली मसल फाइबर के जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाते हैं अपनी एंटीबॉडीज़ की वजह से। तो जब भी न्यूरॉन सप्लाई का जो नर्व्स आता है, एसिटाइलकोलिन्स आते हैं, तो उस कंडीशन में एसिटाइलकोलिन हमारे नर्व में सप्लाई ही नहीं दे पाते। अल्टीमेटली हमारे जो मसल्स है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन डूअर है, उसका जो मेन रिसेप्टर है, उस पर अपने एंटीबॉडीज़ आ गए हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। यानी कि जो हम अपनी जो बॉडी की खुद की एंटीबॉडीज़ रहती है, जब एक्सेसिव हो जाती है तो वो क्या करती है, अपने रिसेप्टर्स को, मसल के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। उस कंडीशन में नर्व सप्लाई वहाँ पर कम हो जाता है और मसल का मूवमेंट नहीं होता, उसे मिस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। देन उसके बाद है पोलियोमाइलिटिस। तो पोलियोमाइलिटिस में क्या होता है, अपनी जो मसल फाइबर्स है तो मसल फाइबर्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन फिब्रिलेशन। तो फिब्रिलेशन में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, आर्टेरियल फिब्रिलाइजेशन, देन वेंट्रिकुलर फिब्रिलाइजेशन, ये कार्डियक की कुछ कंडीशन है। तो फिब्रिलाइजेशन यानी कि क्या, मल्टीपल या फिर एक के बाद खूब या फिर ज़्यादा रैपिडली एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसे हम फिब्रिलाइजेशन कहते हैं।
देन अंजाना पेक्टोरिस क्या है, तो अंजाना पेक्टोरिस जब हमारी कार्डियक मसल है तो कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या फिर उसका ब्लड सप्लाई डिमिश हो जाता है, तो उस कंडीशन में चेस्ट पेन होता है, उस चेस्ट पेन को हम क्या कहते हैं, अंजाना पेक्टोरिस कहते हैं। देन मायोकार्डियल इश्केमिया है या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, तो इन्फ्रैक्शन यानी कि क्या, जो हमारी सेल्स है, हमारे जो मसल की जो सेल्स है तो उनका डेथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इश्केमिया होता है। अभी इश्केमिया क्या होता है, तो लॉस ऑफ द ब्लड सप्लाई, यानी कि हार्ट का इधर एक एग्जांपल अपने को, इधर हार्ट का एक डायग्राम है, तो बहुत सिंपल से बता देता हूँ कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है। तो मायो यानी कि मसल्स, कार्डियक यानी मायोकार्डियल, कार्डियल यानी कि हार्ट, मायो यानी कि मसल, तो मायोकार्डियल यानी कि हार्ट के मसल, और इन्फ्रैक्शन यानी कि क्या, इन्फ्रैक्शन इज द टेम्पररी डेथ ऑफ द मसल, आए समझ में। तो ऐसा रहता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये हार्ट है और हार्ट का ये जो पार्ट है, सपोज ये हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पार्ट है, इधर के जो सेल्स है ये पूरे डेथ हो गए, उसे हम क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अभी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का रीज़न क्या है, ये जो कोरोनरी आर्टरी ऊपर से आ रही है तो इस आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई इस पार्ट को हो रहा है तो वो स्टॉप हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पर किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, अगर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो ये जो मसल्स है तो मसल्स डेथ हो जाएंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी थी हमारी जो मसल्स मसल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका नर्व सप्लाई कैसे रहता है, उसके टाइप्स कौन से रहते हैं, देन मसल का नॉमेनक्लेचर, बाइसेप्स क्या रहती है जिसके 2 हेड्स रहते हैं, ट्राइसेप्स के 3 हेड्स रहते हैं, देन मसल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कौन से रहते हैं, देन उसका एप्लाइड एनाटॉमी क्या है, तो ये सारे आज हमने इस वीडियो में देखा है। तो मसल चैप्टर बहुत ही सिंपल है और थोड़े 5-5 मार्क के लिए या फिर 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन इस पर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं या फिर कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, वीडियो कैसा लगा वो भी बताओ, अच्छे पॉइंट्स भी बताओ, बुरे पॉइंट्स भी बताओ। अच्छे पॉइंट्स हो गए तो अच्छा है, वो मुझे मोटिवेट करेंगे, अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है तो उनमें मैं सुधार ला सकता हूँ, आप ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से और मैं पढ़ा सकूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ में आता है तो अपने नोट्स अगर बना लिए हैं तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगला जो वीडियो रहने वाला है तो उसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारा 5th नंबर का चैप्टर है हमारे जनरल एनाटॉमी का, तो उसे हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, स्टडी करते रहना। थैंक यू।